बात करते हैं एक कोशिकांग दूसरे कोशिकांग को, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतःपरद्रव्यी जालिका, जिसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं इसको स्टार बना दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेकिन जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है ये आपको 3 टॉपिक कवर करेगा। ये प्रोटीन को भी कवर करेगा, राइबोसोम को भी कवर करेगा, ये केंद्रक को भी कवर करेगा, एंडोप्लाज्मिक को कवर ही करेगा। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। ये इम्पॉर्टेंट है कि डिस्कवरी किसने की थी। तो डिस्कवरी इसमें किया गया था कि 1945 में पोर्टर ने किया था। किसने किया था? पोर्टर ने इसकी डिस्कवरी की थी। वेरी इम्पॉर्टेंट है, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ कि पोर्टर ने इसकी डिस्कवरी की थी। अब बात आती है इसके मैं डायरेक्ट जो इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ, इसकी संरचना के बारे में बात कर ले रहा हूँ, क्योंकि संरचना ही इसकी मेन है और संरचना से ही क्वेश्चन आता है। तो देखिए संरचना मैं कैसे बना लिया। मैंने ये बना लिया कि माना कि ये हमारा क्या है कि एक केंद्रक है, और जो केंद्रक होता है ये आपका न्यूक्लियर इन्वेलोप होते हैं। तो जो न्यूक्लियर का जो केंद्रक का एक भाग होता है उसकी बाहरी परत से क्या होता है, उसकी बाहरी परत से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि इसके बाहरी कि इसी से जुड़ा होता है, ये ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, अब हमने आपको बताया था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ER कहते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। अब कैसे 2 प्रकार के होते हैं, तो हमने जो हमारा केंद्रक था, केंद्रक में एक भाग क्या था, केंद्रिकाभ था, जिसको हम लोगों ने न्यूक्लियोलस कहा था। इसी में हमने कहा था कि कण के रूप में क्या बनते हैं, राइबोसोम बनते हैं। क्या बनते हैं? राइबोसोम बनते हैं। अब यही जो ये आपने यहाँ पे इस तरीके से बनाया था ना, इसको हम लोगों ने क्या कहा था, छिद्र कहा था, या ये हमारा पोर था। यहाँ पे जो राइबोसोम कण के रूप में बने थे, इसी पोर के माध्यम से कोशिका द्रव में आते हैं। जब कोशिका द्रव में आते हैं तो कोशिका द्रव में आने के बाद फिर उनको जस्ट क्या मिल जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, जाके यहीं पे ये स्टिक हो जाते हैं, चस्पा हो जाते हैं। अब बात आती है कि जब अब पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चस्पा नहीं होते हैं, और जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस भाग पे ये चस्पा होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ये खुरदुरा हो जाता है, जो होता है जिसको हम लोग रफ बोलते हैं। जो आपके रफ कापी होती है और जो एक क्लासमेट की कापी होती है, दोनों में कितना डिफरेंसेस होता है। जो रफ कापी होती है वो उसमें खुरदुरापन होता है। तो खुरदुरापन यहाँ पर भी क्या है कि चिकना रहता है, लेकिन आके यहाँ से कि ये आपका राइबोसोम यहाँ पे चस्पा हो गया, तो क्या हो गया, इसको हम लोग बोल देते हैं रफ, ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस आधार पे क्या हुआ कि ER कितनी हो गई, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और जहाँ पर कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस भाग पर राइबोसोम चस्पा नहीं होते हैं, वो चिकनी होती है, तो चिकनी को क्या बोलते हैं, स्मूथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की, तो कहोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। किसको कहते हैं? जहाँ पर राइबोसोम जुड़ा है उसको रफ कहेंगे, जहाँ पर नहीं जुड़ा स्मूथ कहते हैं। यही इसका स्ट्रक्चर होता है इसमें। अब बात करते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में इसका कार्य क्या है, यहाँ कार्य से ही बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। मैं कार्य यहाँ लिख देता हूँ। कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन क्या है।
इसका फंक्शन ये होता है कि देखिए, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जो राइबोसोम होता है उस पर प्रोटीन बनते हैं। जब राइबोसोम यहाँ पे चस्पा आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन बनती है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है कि जब कहोगे सर कि अब एसआर पे क्या काम है, सर एसईआर का तो जो चिकना होता है यहाँ पे क्या बनता है, इस पे आपके क्या बनती है, लिपिड बनती है। वसा कह सकते हैं या लिपिड कह सकते हैं, लिपिड का संश्लेषण होता है। तो दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये क्या करते कि जहाँ पे ये आर पे प्रोटीन बनेगी और इस पे क्या बनेगा कि लिपिड बनते हैं। अगला काम क्या होता है, ये बहुत अच्छा काम करता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। एंडोप्लाज्मिक डिटॉक्सिफिकेशन का टॉक्सिफिकेशन का काम। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब, टॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है विषैलापन और डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि विषैलेपन को कम करने की प्रक्रिया को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। अगर सेल के अंदर विषैली प्रकृति बढ़ जाती है तो उसको क्या करती है, डिटॉक्स कर देती है। कहने मतलब विषैलेपन को कम करने का भी काम करती है। कौन करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है डिटॉक्सी, इसको आप लोग जाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा कि डिटॉक्सी में टॉक्सिक का मतलब होता है विषैलापन। क्या होता है, विषैला। और जो विषैला, अब हमारे लिए विषैला टॉक्सिक क्या हानिकारक होता है। डी का मतलब होता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं वी, तो वी विषैलापन, वी का मतलब होता है निकालना। तो विषैलेपन को कम करने की प्रक्रिया को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं या वी विषैलापन कहेंगे। अब ये कौन करता है, ये आपका कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। एक काम और देख लीजिए, ये पहला काम हो गया। दूसरा तीसरा काम क्या होता है, जो न्यूक्लियर इन्वेलोप होते हैं, तो केंद्रक के जो न्यूक्लियर मतलब केंद्रिका जो लिफाफा होता है, इतना जो छोटा भाग होता है, इसका बनाने का भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने का भी काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। ये 3 काम होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मैं फिर जल्दी बता दे रहा हूँ। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1945 में पोर्टर ने किया था। संरचना, ये इसकी संरचना होती है। अब क्या होता है, 2 प्रकार के जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। जहाँ पे राइबोसोम जुड़ा होता है उसको रफ कहते हैं, जहाँ पे नहीं लगा होता उसको स्मूथ बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन बनता है, एसआर पे लिपिड बनता है। अब फिर क्या करता है, इसका एक और फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन करना। कहने का मतलब कि जब सेल में विषैलापन ज़्यादा हो जाता है उसको कम करने में भी ये सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसको भी बनाने में ये काम करते हैं। और ये कहाँ पे लगे होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या होते हैं, बाहरी परत से लगे होते हैं। और इसमें ये एक मेम्ब्रेन, ये क्या होते हैं कि इसमें एक लेयर होती है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेल पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, केंद्रक पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा, इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। और राइबोसोम पढ़ा। इन 5 में से केवल अभी हमको राइबोसोम मिला है जिस पे कोई आवरण नहीं होता है। और ये क्वेश्चन मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस में कवरिंग नहीं है, तो राइबोसोम में नहीं है। और हर किसी में एक कवरिंग होती है, एक आवरण होता है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। आपको बायो मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता रहूँगा, बहुत आसानी से आप लोग पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।